हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का राम जिलाल क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे रासायनिक बलगतकी की, और रासायनिक बलगतकी में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोगों ने वेग स्थिरांक और वेग संबंधी सारी प्रॉब्लम समाप्त कर ली थी। अब बच्चों बात करनी है आर्हेनियस इक्वेशन की प्रॉब्लम की। आर्हेनियस इक्वेशन प्रॉब्लम में बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे आर्हेनियस समीकरण के। आर्हेनियस समीकरण तथा सक्रियण ऊर्जा के 3 न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। आज बच्चों हम लोगों को उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है और आपको क्या निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है CH3I + C2H5ONa टेंड्स टू C2H5OCH3 + NaI। और इस सवाल में K1 की वैल्यू दी है 5.60 × 10⁻⁻5 और टेम्परेचर दिया है 273 और K2 की भी वैल्यू दी है और टेम्परेचर दिया है। सक्रियण ऊर्जा पूछ रहा है। तो बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन दी हुई है, उस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। देखिए रिएक्शन आपको ये दी हुई है। रिएक्शन क्या दी हुई थी? CH3I + C2H5ONa टेंड्स टू C2H5OCH3 + NaI। ये आपको इक्वेशन दी हुई थी। और आपको K1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? K1 की वैल्यू गिवन है 5.60 × 10⁻⁻5। यूनिट इसका क्या है बच्चों? लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये जो K1 की वैल्यू इसके लिए निकाली गई है वो कितने टेम्परेचर पर निकाली गई है बच्चों? 273 केल्विन पर K1 की वैल्यू इतनी निकाली गई। फिर इसी अभिक्रिया को बच्चों 300 केल्विन तक चलाया गया। समझो, पहले जब टेम्परेचर बच्चों 273 था, 273 जब टेम्परेचर था, तब K1 की वैल्यू कितनी थी? K1 की वैल्यू थी 5.6 × 10⁻⁻5। और जब बच्चों T2 की वैल्यू कितनी हो गई? जब टेम्परेचर 273 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया, तब K2 की वैल्यू कितनी हो गई? K की वैल्यू हो गई 100 × 10⁻5। कह रहा है इस सवाल में सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपसे? सक्रियण ऊर्जा ज्ञात करना है आपको। तो बच्चों हमने यहाँ से आर्हेनियस समीकरण लिखा। आर्हेनियस समीकरण बच्चों क्या होता है आपको पता होगा। log base 10 K2/K1 = EA/2.303 × R T2 - T1/T1 × T2। तो बच्चों यहाँ से log base 10 के स्थान पर base 10, K2 की वैल्यू कितनी दी है बच्चों? K2 की वैल्यू दी है 100 × 10⁵, वही रख दिया हमने 100 × 10⁵। और बच्चों K1 की वैल्यू लिखी है आपकी 5.6 × 10⁵, 5.60 × 10⁻⁻5, ये रख दिया। EA का मान आपको निकालना था, तो EA की पोजीशन पर EA, और बच्चों 2.303 के स्थान पर 2.303, और R के स्थान पर R की वैल्यू होती है 8.314। बच्चों थोड़ा सा बड़ा करे दे रहे हैं ताकि आपको और चीज़ें स्पष्ट हो जाए। अब दिख रहा होगा। तो आपको K1 दिया था, कितने टेम्परेचर पर बच्चों? K1 दिया था 273 पर। और फिर जब इसी अभिक्रिया को 300 पर कराया जाता है तो इसका K2 की वैल्यू आ जाती है इतनी। तो कह रहा है एक्टिवेशन एनर्जी ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ से आर्हेनियस समीकरण लिखा। आर्हेनियस समीकरण होता है log base 10 K2/K1 EA/2.303 × R T2 - T1/T1 × T2। तो बच्चों log base 10 के स्थान पर log base 10 K2 की वैल्यू आपको कितनी दी थी? 100 × 10⁵, 100 × 10⁻⁻5। बेटा येलो कलर से जो लिखा है वही वैल्यू हमने रखी है यहाँ से। और डिवाइडेड बाई K1 की वैल्यू कितनी है? 5.60 × 10⁵, 5.60 × 10⁻⁻5 इज इक्वल टू EA की पोजीशन पर EA, और ये आपकी पहले से वैल्यू लिखी थी वो लिख दिया। R की वैल्यू बच्चों होती है 8.314, वो रख दिया। T2 की वैल्यू आपको कितनी क्वेश्चन में दी थी बच्चों? 300। तो 300 माइनस T1 की वैल्यू 273 अपॉन
300 इंटू 273। अब बच्चों इसके बाद में देखो यहाँ से किया क्या, ये मैंने दशमलव उड़ाया है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ाए हैं, और 2 जीरो बढ़ाने के बाद में 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल कर दिया, 10 की घात -5 से 10 की घात -5 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बचा बच्चों 1000/56, तो वही लिख दिया गया log 1000/56 EA, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये आया, और इसमें 300 में 273 घट जाएंगे तो 27 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद में बच्चों इसको हम log m/an का फार्मूला लगाएंगे, तो log m माइनस log m, तो log m के स्थान पर आ जाएगा 1000 को 10 की घात 3 लिखा जा सकता है, माइनस log n की जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों log 56 इज इक्वल टू EA इंटू 27, और बच्चों इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया तो इतना आया, ध्यान देना। इसके बाद में आगे क्या हो रहा है बच्चों देखिए, हाँ तो यहाँ तक आपको क्लियर था। अब इसके बाद में बच्चों 10 की घात 3 या 1000, log 1000 की वैल्यू 3 होती है तो 3 लिख दिया गया। log 56 की वैल्यू बच्चों होती है 1.7481, वो लिख दी गई, और EA इंटू 27 अपॉन दिस, ये ऐसे लिख लिया गया। अब बच्चों इसको पहले इसमें घटाएंगे, तो जब इसको इसमें घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी, जब घटाएंगे तो वैल्यू ये आएगी, और इसमें फिर हम इतने का मल्टीप्लाई कर देंगे और 27 से भाग दे देंगे तो EA आ जाएगा। तो बच्चों जब इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आई, इस वैल्यू में फिर 27 से हमने भाग दिया तो ये आ गई। ये जो वैल्यू आई है ये आई है जूल मोल इनवर्स में, और हमें किलो जूल में ज्ञात करनी थी, तो किलो जूल में ज्ञात करने के लिए दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ पर आ जाएगा, तो आ जाएगा 72.70 किलो जूल मोल इनवर्स। तो ये बच्चों हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसको एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरीके है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा है एक अभिक्रिया का ताप 300 केल्विन से 400 केल्विन करने पर, एक कोई अभिक्रिया है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन से बढ़ाकर 400 केल्विन किया गया, यानी प्रारंभिक ताप T1 बराबर 350 है और अंतिम ताप T2 बराबर 400 है। तो करने पर अभिक्रिया की दर 5 गुना बढ़ जाती है, दर 5 गुना बढ़ जाती है। मैंने आपको समझाया था कि अगर दर 2 गुना बढ़ती है तो K2/K1 बराबर 2, दर 3 गुना बढ़ती है K2/K1 बराबर 3, दर 5 गुना बढ़ती है तो K2/K1 बराबर 5। तो यही कह रहा है 5 गुना बढ़ जाती है, यानी K2/K1 का मान दिया है 5। सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, इसमें भी सक्रियण ऊर्जा निकालनी है। तो चलिए बच्चों इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो पहले टेम्परेचर कितना गिवन है आपको, पहले टेम्परेचर आपको दिया है 350, कितना दिया है 350, तो T1 बराबर 350, फिर 350 से कितना किया गया है 400, 350 से जैसे ही 400 किया गया तो T2 की वैल्यू 400, इतना करने पर रेट 5 गुना हो गया, तो 5 गुना का मतलब है K2/K1 बराबर 5। ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा, तो बच्चों सिंपल है, आर इनियस समीकरण लगा दीजिए। आर इनियस समीकरण होता है log V10 K2/K1 EA/2.303 इंटू आर, और ब्रैकेट में T2 माइनस T1/T1 इंटू T2। तो बच्चों यहाँ पे करना क्या है, K2/K1 की वैल्यू कितनी गिवन है 5, तो यहाँ पर 5 रख देंगे। EA का मान निकालना है 2.303 के स्थान पे 2.303, आर का मान 8.314 होता है, T2 का मान आपको कितना दिया था 400, माइनस T1 का मान कितना दिया है 350/400 गुणा 350। इसके आगे बच्चों क्या होता है, देखिए log 5 का मान ये आपने लिख दिया, log 5 का ये मान होता है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अच्छा यहाँ ऊपर घटाएंगे तो ऊपर 50 आ जाएगा, और नीचे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों 1 0 से 1 0 काट दिया, 5 से इस पूरे को काट दिया तो ये आ गया, 5 से काट दीजिए आप, 5 9 10, 4 बचा, 5 8 40 और 2 0, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में बच्चों करेंगे क्या, इसका और इसका दोनों का गुणा इस वाले में कर देंगे तो EA आ जाएगा। तो बच्चों वही किया है, देखिए
0.6989 इंटू ये वाली वैल्यू आपने लिख दी और फिर ये वाली वैल्यू लिख दी। इन सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पर वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये जूल मोल इनवर्स में आई है और आपको निकालनी है किलो जूल मोल इनवर्स में। तो आप क्या करोगे, दशमलव उठाकर यहाँ पर ले आओगे, ये हो गई किलो जूल मोल इनवर्स। बच्चों इसको एक पेज में कर दे रहे हैं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को आर्हीनियस समीकरण के या सक्रियण ऊर्जा के न्यूमेरिकल जो आपको बताने थे वो सारे न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक ही आपके आर्हीनियस समीकरण और सक्रियण ऊर्जा के न्यूमेरिकल थे। आज बच्चों हमें उसके आगे और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करनी है, जो ये मान लीजिए कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में जिनका आना निश्चित है, वो आते ही आते हैं, इनको कोई पृथक नहीं कर सकता, ये न्यूमेरिकल आते ही आते हैं। अब बच्चों हमें उनकी बात करनी है। तो बात कर रहे हैं हम लोग समाकलित वेग नियम के न्यूमेरिकल की। तो अब बच्चों हम लोगों को पढ़ना है समाकलित वेग नियम के न्यूमेरिकल। तो इनको ध्यान समझिए, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आसानी से समझ में आ जाते हैं और आसानी से बच्चे कर भी सकते हैं और इसीलिए ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। लेकिन अगर ध्यान हट गया तो फिर नहीं समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं समाकलित वेग नियम के न्यूमेरिकल। तो समाकलित वेग नियम के न्यूमेरिकल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, एक कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है जिसका आधा पदार्थ 1000 सेकंड में वियोजित होता है। कोई प्रथम कोटि की अपक्रिया है जिसका आधा भाग वियोजित होने में 1000 सेकंड लगता है। अब कोई भी पदार्थ की आधी मात्रा विघटित होने में जितना भी समय लगता है उसको हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, यानी अर्धायुकाल कहते हैं। तो एक कोई पदार्थ है जिसका आधा सांद्रण समाप्त होने में कितना समय लग रहा है, 1000 सेकंड। तो 1000 सेकंड उसका अर्धायुकाल हो गया। क्या हो गया बच्चों, अर्धायुकाल। तो आपको दिया था अर्धायुकाल 1000 सेकंड, तो आप लिख लोगे टी हाफ बराबर 1000 सेकंड। रुक जाओ, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में कह रहा था कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का में पदार्थ की आधी मात्रा को विघटित होने में 1000 सेकंड लग रहे हैं। तो यानी समय टी हाफ बराबर, मतलब आधी मात्रा विघटित होने में जो भी समय लगता है उसको अर्धायुकाल कहते हैं। तो अर्धायुकाल कितना दिया है, 1000 सेकंड दिया। 1000 सेकंड में वियोजित होता है। कह रहा है एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का आधा पदार्थ 1000 सेकंड में वियोजित होता है, कितने समय पश्चात पदार्थ का केवल 1/10 भाग शेष रह जाएगा। मतलब अपक्रिया होती जाएगी तो कितने समय पश्चात इसका 1/10 भाग शेष रह जाएगा, ये आपको बताना। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। बच्चों टी हाफ बराबर 1000 सेकंड दिया है। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया में टी हाफ और के में क्या रिलेशन होता है बच्चों, रिलेशन होता है k इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो 0.693, तो 0.693 ऐसे सच लिख दिया। बच्चों टी हाफ की वैल्यू कितनी थी, गिवन है, टी हाफ की वैल्यू गिवन है 1000 सेकंड। तो यहाँ पर हम 1000 रख देंगे। ये बच्चों जो वैल्यू आई है ये वैल्यू है k की। किसकी है वैल्यू, k की वैल्यू है। अब इसके बाद में बच्चों सवाल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। सवाल में मान लीजिए ये कोई अपक्रिया है, देखो A टेंड्स टू प्रोडक्ट। देखिए ये तो आपने अर्धायुकाल से निकाल लिया, अर्धायुकाल से k बराबर आपने इतना निकाल लिया। अब इसके बाद सवाल में आते हैं। तो सवाल में जैसे हमें कोई अपक्रिया लेनी पड़ेगी, हमने ली A टेंड्स टू प्रोडक्ट और सवाल में साफ साफ कह रहा है कि ये एक प्रथम कोटि की अपक्रिया। अच्छा, अपक्रिया कराने के लिए इसका कुछ ना कुछ प्रारंभिक सांद्रण लेना पड़ेगा। तो इसका प्रारंभिक सांद्रण जैसे हमने लिया 1 मोल लीटर इनवर्स। कितना लिया बच्चों, 1 मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद में बच्चों ये अपक्रिया हमें तब तक चलानी है जब तक कि इसका 1/10 भाग शेष रह जाए और सारा भाग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये अपक्रिया तब तक चलानी। तो कह रहा है 1 से 1/10 भाग बचने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना, टाइम बताना। तो बच्चों a के स्थान पर 1 रख देंगे और a माइनस x के स्थान पर 1/10 रख देंगे। चलिए बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हाँ आगे देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं।
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के सूत्र से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। चलिए इसमें रखते हैं k की वैल्यू आपने निकाल ही ली है कितनी, 0.693 बटे टी हाफ की वैल्यू 1000, ये रख देंगे बच्चों। k के स्थान पर 0.693 बटे 1000। तो चलिए इसमें रखते हैं, देखिए k के स्थान पर 0.693 बटे 1000, 2.303 अपॉन टी का मान आपको निकालना है लॉग बेस 10। ए प्रारंभिक सांद्रण बच्चों हमने कितना मान लिया था 1, और a माइनस एक्स कितना है 1/10, तो ये 10 चला जाएगा ऊपर, और इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.3010 आ जाएगा। तो बचेगा क्या, आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर 0.3010 अपॉन कितना 1000, और ये 2.303 का काम खत्म, 1 अपॉन टी, और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 0.3010 अपॉन कितना 1000, और बराबर 1 अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टी का मल्टीप्लाई इधर और 1000 इधर, तो देखो ये टी का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये आ गया बराबर 1000, और इससे इसमें डिवाइड कर दिया, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों सॉल्व किया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे चलते हैं इसी क्रम में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया था कि एक कोई अपक्रिया है, अपक्रिया दी हुई है a टेंड्स टू b, ये कोई अपक्रिया दी है, और साफ साफ इसमें लिखा है कि अपक्रिया कौन सी है, प्रथम कोटि की है। ये जो आपको अपक्रिया दी गई है ये प्रथम कोटि की है, ये प्रथम कोटि की अपक्रिया, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया है, और इसमें कह रहा है यदि A का सांद्रण 3 गुना अधिक कर दिया जाए, यदि A का सांद्रण 3 गुना अधिक कर दें, तो A का सांद्रण 3 गुना अधिक कर दें तो अपक्रिया के वेग तथा अर्धायुकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बच्चों देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया में एक विशेष लक्षण होता है कि यदि उनमें अभिकारक की सांद्रता को n गुना कर दिया जाए तो वेग भी n गुना हो जाता है। अगर अपक्रिया में अभिकारक की सांद्रता को दोगुना किया जाएगा तो वेग दोगुना हो जाएगा, अगर 3 गुना किया जाए तो वेग भी 3 गुना हो जाएगा। तो जैसे कि इस सवाल में कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता 3 गुनी कर देने पर वेग कितने गुना बढ़ जाएगा, तो वेग भी 3 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो चलिए देख लेते हैं बच्चों इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो बच्चों इसको हम वेग नियम से सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे वेग नियम से, वेग नियम से। तो बच्चों वेग नियम क्या होता है, आप जानते हो वेग जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक। और अगर बच्चों ये nth ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो पावर an चढ़ जाता है। अब चूंकि ये तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n के स्थान पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। वेग को बच्चों हम r से डिनोट कर देते हैं, और जब ये प्रोपोर्शनल का निशान हटेगा तो एक कोई कांस्टेंट लग जाएगा। अभिकारक आपका क्या है बच्चों A, तो कंसंट्रेशन ऑफ A हो जाएगा, n की पोजीशन पर कितना आ जाएगा 1। ये बच्चों आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर अभिकारक की सांद्रता को 3 गुना कर दिया, यानी A के स्थान पर आप 3A रख दीजिए, तो A के स्थान पर 3A रख दिया जाए तो A डैश के स्थान पर, मतलब अभिकारक की सांद्रता को 3 गुना करने पर पूछ रहा है वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं, R डैश बराबर K इंटू A के स्थान पर अब कितना रखना है बच्चों 3A, 3A रख दीजिए। तो 3 को बाहर कर लीजिए, तो R डैश बराबर बच्चों 3 बाहर आ गया, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A। अच्छा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A के स्थान पर इक्वेशन फर्स्ट से आ जाएगा R, तो यहाँ पर हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 3R।
क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू 3r। मतलब यहाँ पर वही सिद्ध हुआ कि अगर आपने सांद्रता को 3 गुना बढ़ाया है तो वेग भी कितने गुना बढ़ा, 3 गुना बढ़ा। यही चीज़ हम आपको मौखिक से भी बता रहे थे और सॉल्व करने पर भी वही आया। अब इसके बाद में कह रहा अर्धआयुकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों अगर हम अभिकारक की सांद्रता 3 गुना 5 गुना चाहे जितने गुना बढ़ा लें, परंतु कभी भी अर्धआयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता चाहे जितनी बढ़ा ली जाए उसके अर्धआयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फार्मूला होता है T½ बराबर यानी अर्धआयुकाल बराबर 0.693/K। तो बच्चों यहाँ पर इस फार्मूले में आप देख लीजिए ए की सांद्रता का कोई पद नहीं आया है, ना तो ए ऊपर है ना नीचे, अर्थात अर्धआयुकाल कभी भी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर सांद्रता कहीं नहीं है इस पूरे फार्मूले में, ना तो ऊपर है ना नीचे। मतलब सांद्रता को चाहे जितना बढ़ाएं अथवा चाहे जितना घटाएं, कभी भी अर्धआयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें यही लिख देना है कि अर्धआयुकाल के व्यंजक में अभिकारक की सांद्रता का कोई पद नहीं है, अर्थात अभिकारक की सांद्रता को चाहे इतना बढ़ा लिया जाए अथवा चाहे इतना कम कर लिया जाए, कभी उसके अर्धआयुकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।